पीएम मोदी आज केरल के दौरे पर थे। तिरुवनंतपुरम में मोदी ने 2 नई पीएम अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा तिरुवनंतपुरम में बीजेपी की जीत का जश्न मनाया गया। दरअसल पिछले लोकल बॉडी चुनाव में तिरुवनंतपुरम नगर निगम के अंदर एनडीए सबसे बड़ा गठबंधन बनकर उभरा। पीएम मोदी ने अपनी रैली में बार बार यही कहा कि जिस तरह गुजरात में नगर निगम की जीत से बीजेपी ने सत्ता के सफर की शुरुआत की थी, वो केरल में हो चुकी है। आपका ये जोश, ये विश्वास दिलाता है कि अब केरल में परिवर्तन होकर रहेगा। केरल को अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे बीजेपी की चुनावी रफ्तार को बढ़ाने वाले हैं? अगर केरला को बचाना है, अगर केरला को आगे बढ़ाना है, तो एलडीएफ यूडीएफ की इस जोड़ी को तोड़ना ही होगा और परिवर्तन लाना ही होगा। नई, आधुनिक और एक्सप्रेस ट्रेन किस तरह से बीजेपी की वोट पाने की रणनीति का नया हिस्सा है, उसे समझने के लिए केरल के तिरुवनंतपुरम चलिए, जहां पर प्रधानमंत्री ने एक बड़ा दावा किया। गुजरात के उदाहरण से बताया कि केरल में कैसे बदलाव होने जा रहा है। 1987 के पहले गुजरात में बीजेपी एक हाशिए की पार्टी थी, अखबार में 2 लाइन भी नहीं छपती थी। 87 में पहली बार भाजपा ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में विजय प्राप्त की, जैसे आज आपने तिरुवनंतपुरम में विजय प्राप्त की है। और वहीं से गुजरात में जो सिलसिला चला, लोगों ने हमारे काम को देखा, हमारे आचरण को परखा, और उसका परिणाम है कि आज पिछले कई दशकों से वहां की जनता ने हमें सेवा का मौका दिया था। शुरुआत एक शहर से हुई थी, केरल में भी शुरुआत एक शहर से हुई है। केरल में बीजेपी को साल 2014 में 14%, 2019 में 16% और 2024 के आम चुनावों में करीब 20% वोट मिले। हाल ही में बीजेपी ने तिरुवनंतपुरम के नगर निगम के चुनाव में पहली बार जीत दर्ज की है, जिसके बाद से बीजेपी लगातार एलडीएफ और यूडीएफ को खबरदार कर रही है। बीजेपी एक तरफ तिरुवनंतपुरम को मॉडल बनाने की बात करती है, दूसरी तरफ चुनावी गणित को विकास की झलक दिखाकर दुरुस्त करती है, जिसमें रेल बीजेपी का सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार साबित हो सकता है। इसके जरिए बीजेपी अपने विकास के दावों को सीधे जनता तक ले जा रही है, ताकि वो बीजेपी पर भरोसे के लिए तैयार हो सके। नरेंद्र मोदी ने केरल को जिन 3 अमृत भारत और 1 पैसेंजर ट्रेन का तोहफा दिया, उसके अंदर आधुनिक सुख सुविधाएं लोगों को खूब पसंद आ रही है। Like when we were little, we were traveling, the condition of maintenance is very hard for railways. But nowadays they have designed perfectly good coaches, so that the maintenance is easier. It's very comfortable for passengers, and we can use it daily without any issues. So we are really happy. Apart from the older coaches, many of the features have been improved. For example, charging sockets in every berth, and mobile holders, and improved bathroom facilities, and especially the coach comfort and safety has been greatly improved from the older version. We are entering into the sleeper coach. We can see that every berth has different colors they are provided. Mainly the berth, the upper berth, the lower berth are 2 different colors they have provided. That's the main attracting feature. Mainly they have provided a speaker that will announce every station name,
train number, from where to where the train is traveling, the route which the train is traveling. That's the most modern features. From Vande Bharat, they have taken over to Amrit Bharat. That's very excited for us when we are seeing inside the train. तो दक्षिण भारत में पहली बार शुरू की जा रही अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन से जहां रेल का नेटवर्क मजबूत होगा, वहीं केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोगों तक आधुनिक रेल का एहसास मोदी सरकार के विकास की चर्चा को छेड़ेगा, जिससे दक्षिण में बाकी राज्यों की तरह केरल में बीजेपी को फायदा हो सकता है। जहां पार्टी का 2024 के चुनाव में खाता खुल चुका है, तिरुवनंतपुरम में मेयर की कुर्सी पर बीजेपी अपना नेता बैठा चुकी है। सवाल है कि क्या यही कामयाबी विधानसभा चुनावों में भी दिखेगी? अहमदाबाद के करीब 10 स्कूलों को शुक्रवार सुबह ईमेल के द्वारा बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली। इसमें संत कबीर, डीपीएस, सेंट जेवियर्स जैसे बड़े स्कूल शामिल हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस, बम निरोधक दस्ता और साइबर सेल की टीमें तुरंत एक्टिव हो गईं। अब ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं। अहमदाबाद के स्कूलों में सुबह पढ़ाई लिखाई शुरू होने के कुछ देर बाद अचानक हलचल तेज हो गई। स्कूलों की छुट्टियां होने लगी। पेरेंट्स स्कूलों में पहुंचकर अपने बच्चों को घर ले जाने लगे और स्कूलों में अफरा तफरी सी मच गई। अहमदाबाद में एक बार फिर करीब 10 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी भरा ईमेल मिलते ही स्कूल प्रशासन एक्टिव हो गया। पुलिस को सूचना देने के बाद पेरेंट्स को अफवाहों पर ध्यान न देने और संयम बनाए रखने की अपील की। नहीं, हमारा जो एक इन्फो हैगा वो हमारा स्कूल का पोर्टल हैगा, वहाँ पे हमारा न्यूज़ आया तो हमको पता चला कि ऐसा ऐसा कुछ आया हैगा, धमकी भरा कुछ आया है, मेल आया है। तो इमीडिएटली हम लोग सब वी स्प्रिंग इनटू एक्शन। हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, जीपी पांडे सर हैं और पूरा इतने सारे वॉचमैन हैं। फिर हम लोग सब प्रिंसिपल मैडम्स और हम सब लोग पूरे स्कूल का बाहर का राउंड लिया। हमने बाहर तक अंदर तक गए, सारे स्कूल का एक एक चीज़ हमने, एक एक कोना हमने चेक किया और फिर हमने एक अच्छा सा मैसेज पेरेंट्स को बोल दिया कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे टाइम में हमको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वी शुड कीप अवर काम। तो वही हमने पेरेंट्स को बोला, आराम से बच्चे हमारे साथ है, सेफ है, कुछ भी ऐसा बाहर कुछ भी हमको ऐसा नहीं मिला है, अनऑब्जेक्शनल चीज़ नहीं मिली हैगी। कुछ ही देर में सुरक्षा एजेंसियां भी मौके पर पहुंच गईं। छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूलों को खाली करवाया गया। फिर क्राइम ब्रांच, बम स्क्वाड और फॉरेंसिक विभाग की टीमों ने तलाशी अभियान चलाया ताकि किसी भी संभावित खतरे का पता लगाकर उसे निष्क्रिय किया जा सके। एक बार फिर अहमदाबाद शहर की 10 जितनी स्कूलों को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी गई है। जो धमकी भरा ईमेल अलग अलग स्कूल को मिला है उसमें कहा गया है दोपहर 1:11 को स्कूल में ब्लास्ट किया जाएगा। मेरे पीछे की तरफ की तस्वीरें देख पा रहे हैं। अहमदाबाद शहर की जिन 10 जितनी स्कूलों जिसमें डीपीएस, बोपल, संत कबीर और कैलोरिक्स घाटलोड़िया समेत 10 जितनी स्कूलों को बॉम्ब से उड़ाने की जो धमकी मिली है, उन सभी स्कूलों में से बच्चों को फिलहाल छोड़ दिया गया है। स्कूल प्रशासन की तरफ से पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को सही सलामत तरीके से अपने घर तक ले जाने के लिए एक मैसेज भी पेरेंट्स ग्रुप में कर दिया गया है। साथ ही में जैसे ही स्कूल की तरफ से पुलिस को जानकारी मिली कि 10 जितनी स्कूलों को बॉम्ब थ्रेड मिला है और उसके तुरंत बाद जो पुलिस की टीम थी, बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड, साथ ही में फायर ब्रिगेड की जो टुकड़ियां थी वो स्कूलों पर पहुंची हैं। लेकिन इस बार जो धमकी भरा ईमेल मिला है उसमें 26 जनवरी का उल्लेख किया गया है। 26 जनवरी को लेकर तिरंगा स्कूल में नहीं लहराया जाए, इस प्रकार की धमकी इस बार जो ईमेल किया गया है उसमें दी गई है। धमकी भरे ईमेल की तकनीकी जांच के लिए साइबर सेल की टीम भी एक्टिव हो गई है। ये टीम ईमेल के सोर्स का पता लगाने, भेजने वाले की पहचान करने और इसके पीछे की मंशा को समझने का प्रयास कर रही है। ईमेल के अंदर जो टाइम लिखा गया है 1:11 पर ब्लास्ट किया जाएगा, इस प्रकार की धमकी दी गई है। हालांकि इससे पहले भी लगभग 1 महीने के पहले भी अहमदाबाद में कई सारी स्कूलों को इसी प्रकार से बॉम्ब से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल किया गया था। हालांकि जांच के दौरान किसी भी स्कूल में से कोई भी शंकास्पद चीज नहीं मिली थी। हालांकि इस पूरे मामले में साइबर क्राइम भी जांच में उस वक्त भी जुड़ी थी और आज भी जुड़ी है, लेकिन इस प्रकार के ईमेल विदेशों में से होने की वजह से सीधे तौर पर किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है और समय समय पर इस प्रकार के धमकी भरे ईमेल स्कूलों को मिलते रहे। इससे पहले कोर्ट को भी इसी प्रकार से ईमेल मिले थे। हालांकि जांच के बाद कुछ भी शंकास्पद हासिल नहीं हुआ था। ये पहली बार नहीं है जब स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इससे पहले भी ईमेल के जरिए गुजरात के अलग अलग जिलों के स्कूलों को ऐसी धमकी वाला मेल मिला है। हालांकि जांच पूरी होने के बाद ही ये साफ हो पाएगा क्या ये कोई बड़ी साजिश का हिस्सा है या सिर्फ अफवाह फैलाने की कोशिश की गई है।
फिलहाल तमाम एंगल से जांच की जा रही है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद को पालकी में सवार होकर गंगा स्नान करने से रोकने का मुद्दा गुजरात में भी गरमाने लगा है। सूरत शहर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने शंकराचार्य के समर्थन में सड़कों पर प्रदर्शन किया। इस दौरान हाथों में शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद जी की तस्वीरें लेकर पोस्टर लेकर उतरे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक भी हुई। हालांकि कुछ ही देर में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। बुलडोजर की ये कार्रवाई सूरत शहर के नानपुरा में हुई। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सूरत पुलिस की टीम बुलडोजर के साथ पहुंची और कुख्यात अपराधी सज्जू कोठारी गैंग से जुड़े वली सैयद की दुकानों को ध्वस्त कर दिया। वली सैयद नाम के आरोपी ने सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा करके 30 केबिन और 9 दुकानें बनाई थी, जिन्हें बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। आरोपी अवैध रूप से बनाई गई दुकानों को किराए पर देकर हर महीने लाखों रुपए वसूल रहा था। अटवा लाइन्स पुलिस स्टेशन विस्तार में सरजू कोठारी गैंग के साथ जुड़ा हुआ एक इंसान है, वली मोहम्मद हसन सैयद। इसने सरकारी जगह पे दबान करके लगभग 30 केबिन्स और 9 पक्का दुकानें बना रखी हैं और ये लोगों को देकर के उनसे भाड़े वसूलात की कार्रवाई करता था। और इसका जैसे ही हमें जानकारी मिली, एसएमसी के साथ हमने इसके डिमोलिशन की कार्रवाई हाथ में ली है और लगभग 8 से 13 हजार के बीच का इनका भाड़ा का अभी तक इंफॉर्मेशन है और ये 8 से 10 साल से ये दबान है यहाँ पर। ये गैंग मोस्टली एक्सटॉर्शन से जुड़ी रही है और इसके खिलाफ सूरत सिटी पुलिस ने शुरू से ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है और जहाँ पर भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिली है इमीडिएट हमने एक्शन लिया। ये सब किस तरह से जुड़ा हुआ था गैंग के साथ? इसका एग्जैक्ट अभी हम तपास कर ही रहे हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमें कुछ ही दिनों पहले मिली है और इसके खिलाफ एक 188 के जाहिरनामा का भंग होने का केस है और एग्जैक्ट गैंग में क्या रोल है ये हम अभी तपास कर रहे हैं। छोटा उदयपुर जिले में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। यहां पुलिस ने बैरिकेडिंग करके कार सवार शराब तस्करों को रोकने का प्रयास किया तो शराब तस्कर पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़कर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। हालांकि इसके बाद पुलिस ने फिल्मी अंदाज में तस्करों में से 2 को 3 किलोमीटर तक का पीछा कर दबोच लिया। गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेजा। उनकी कार से विदेशी शराब का जखीरा बरामद किया। पाकिस्तान के कराची की रहने वाली महिला रेहाना ने भारत आने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई। दरअसल 10 वर्ष पहले राजकोट के रहने वाले परवेज शेख से रेहाना की शादी हुई थी। 2022 में रेहाना अपना वीज़ा रिन्यू करवाने के लिए पाकिस्तान गई और वहां फंस गई। पिछले 3 वर्षों से रेहाना के 2 बच्चे और पति रेहाना का इंतजार कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान के संबंधों में कड़वाहट की वजह से राजकोट का एक परिवार बिखर गया है। राजकोट के परवेज शेख की पत्नी रेहाना पिछले 3 साल से पाकिस्तान के कराची में फंसी है। उनके 2 मासूम बच्चे और पति लंबे समय से रेहाना की राह देख रहे हैं। परवेज शेख और रेहाना की शादी साल 2015 में हुई थी। रेहाना मूल रूप से पाकिस्तान के कराची की रहने वाली है। शादी के बाद रेहाना अपने पति के साथ राजकोट में रहने लगी, लेकिन साल 2022 में वीजा समाप्त होने के बाद वीजा प्रक्रिया पूरी करने के लिए वापस पाकिस्तान जाना पड़ा। अब 3 साल बीत गए हैं, रेहाना का वीजा रिन्यू नहीं हो पाया है। 3 साल हो चुके हैं मुझे, अभी 4था साल लग गया है। यहाँ पर कोई भी रीजन तो कोई जवाब सही दे नहीं रहा है। मैं पूछती भी हूँ कि मुझे वीजा क्यों नहीं दे रहे। मेरे सब प्रूफ एकदम क्लियर होते हैं, पासपोर्ट वगैरह सब जमा हो जाता है। उसके बाद जब मैं लेने जाती हूँ एमबीसी में तो खाली पासपोर्ट हाथ पे दे देते हैं। मैं उनसे रीजन पूछती हूँ, नहीं दिया है तो बोला आप इस्लामाबाद में कांटेक्ट करें। इस्लामाबाद में भी गई हूँ तो उन्होंने भी सही जवाब नहीं दिया, बोला हमें नहीं पता क्यों वीजा आपको नहीं दे रहे। अरे मेरे मैरिज सर्टिफिकेट है इंडियन, मैंने वहाँ शादी की, मेरे बच्चों के हर एक प्रूफ डालती हूँ, बस एक पाकिस्तानी पासपोर्ट के हिसाब से मुझे क्या वीजा नहीं दे रहे ये लोग। राजकोट में परवेज शेख भी कलेक्टर से लेकर पाकिस्तान एम्बेसी तक गुहार लगा चुका है, लेकिन हर जगह से निराशा ही हाथ लगी है। 2022 से वो उधर पर ही है। मैं 3 बार उससे ऑपरेशन सिंदूर हुआ उससे पहले 3 बार मैंने पेपर यहाँ से भेजा हूँ और पेपर भेजने के बाद मेरी वाइफ ने वहाँ पे 3 बार पासपोर्ट जमा करवाई वहाँ पे पेपर के साथ में, और पेपर भी सब कंप्लीट। वहाँ पे जो कराची जो है वहाँ पे ऑफिस है इनका, जहाँ पे पेपर पासपोर्ट सब जमा करते हैं, वहाँ से भी जमा होके इस्लामाबाद में जाते हैं। तो उस लोग आपको क्यों नहीं दे रहे? वो कुछ भी नहीं बताते ये लोग। यहाँ पे मैं मैडम के पास भी गया था, मैडम को भी मैंने बोला कि मैडम कुछ इसका रीज़न तो होगा कि उसको 3 बार मैंने यहाँ से पेपर भेजा, आप इसको वीज़ा क्यों नहीं दे रहे। तो बोले वो हमको नहीं मालूम, हमारा काम है सिर्फ पासपोर्ट वीज़ा देना और स्टैंप लगाना, ये हमारा काम है। पाकिस्तान में रह रही रेहाना को अब
प्रधानमंत्री मोदी से मदद की आस है। उन्होंने अपनी आप बीती सुनाते हुए पीएम मोदी से गुहार लगाई है। मैं बस करना चाह रही हूँ मोदी जी से कि बस मुझे मेरे घर वापस बुलाया जाए। मुझे मेरे बच्चों के पास वापस आना है। मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मुझे मेरे बच्चों की जरूरत है। बस मैं इस्लामाबाद में चाहती हूँ कि मुझे वीजे के लिए अप्लाई कर रही हूँ। पाकिस्तान वाले, कराची वाले कह रहे कि आप इस्लामाबाद जाएं, आपको वहां से वीजा मिलेगा। मैं अब यहाँ पर भी आई हूँ तो आप लोग मुझे सही जवाब नहीं दे रहे। बोला हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, अब आपको वीजा क्यों नहीं दे रहे वो हमको नहीं पता। बस यही जवाब देते हमेशा मुझे। आपके 2 बच्चे 3 मरतबा मैं तीनों बार रीजन दिया है कि हमें नहीं पता आपको क्यों वीजा नहीं दे रहे हैं। रिहाना और परवेज की बेटी 8 साल की हो गई है और बेटा 4 साल का है। पिछले 3 साल से दोनों बच्चों की देखभाल परवेज शेख की बहन कर रही है। राजकोट से रौनक मजीठिया के साथ आज तक ब्यूरो। अंबाजी में श्री शक्ति सेवा केंद्र ने महिला सशक्तिकरण के लिए एक शानदार पहल की। यहां गुजरात का पहला आदिवासी लड़कियों का बैक पाइपर बैंड तैयार किया गया। वैसे तो इस संस्था की स्पोर्ट्स एकेडमी में कई तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन पहली बार आदिवासी लड़कियों का बैक पाइपर बैंड बनाकर अपनी अलग पहचान बनाई है। ये पूरे आदिवासी समुदाय के लिए गर्व का पल है, क्योंकि आदिवासी समुदाय की जो बेटियाँ मजदूरी कर रही थीं उन्हें शिक्षा से जोड़ने और बैक पाइपर बैंड में माहिर बनाकर सशक्त बनाने का ये प्रयास है। जो ये कार्यक्रम है, खास करके अंबाजी की जो ये अरावली के पर्वत में आदिवासी रहते हैं, उनमें एक नारी शक्ति को लेके जन जागृति का सबसे बड़ा मोटिव है। क्योंकि श्री शक्ति सेवा केंद्र ने आदिवासी बच्चियों का बैक पाइपर बैंड जो तैयार किया है वो गुजरात का एक कीर्तिमान बना है। जो गुजरात का पहला ऐसा आदिवासी गर्ल्स बैक पाइपर बैंड है जिसका कीर्तिमान श्री शक्ति सेवा केंद्र ने अरावली में रहते हुए इन आदिवासी परिवारों की बच्चियों को बाहर ला करके, जो बच्चियां लकड़ियां काटती थी या फिर पत्थर के माइंस में कहीं कहीं कोई पत्थर तोड़ने का काम करती थी, लेकिन वो बच्चियां 2 साल के हमारे अथक प्रयासों के बाद आज आपने देखा इतना शानदार बैंड का प्रदर्शन किया है। मैं श्री शक्ति सेवा केंद्र में रहती हूँ। हमारा यहाँ पे बैक पाइपर बैंड, गर्ल्स बैक पाइपर बैंड हुआ जो इस साल ही लॉन्च हुआ है, और हम नेशनल में सेकंड आए थे, और हम आगे जहाँ भी प्रोग्राम होगी जो बैंड के, हम उसमें हिस्सा लेंगे और हमारे बैंड को, आदिवासी बैंड को इंटरनेशनल तक ले जाने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की हर खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक। अपना प्लीज़ बहुत ख्याल रखिएगा।